नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और मैं हूं आपके साथ अंकिता। बस अब से कुछ घंटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना महामारी के बीच ये बजट सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा। ऐसे में ये बजट आम आदमी के लिए क्या लाएगा? क्या सैलरीड क्लास को इससे कुछ फ़ायदा होगा या इस बजट से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए? हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रितिका खेड़ा जी। मैम, सबसे पहले क्या इस बजट से हमें बहुत उम्मीद करनी चाहिए? उम्मीद तो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से एक्चुअली बजट की भूमिका इस साल और भी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की दिक्कतें पिछले एक साल में बहुत बढ़ी हैं। एक इसका कारण तो ये था कि इतनी महामारी फैल गई तो बहुत के लोगों के घरों में बीमारी है, और दूसरा ये है कि सरकार ने हबड़ा दबड़ी में उस समय इतना सख्त लॉकडाउन कर दिया, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पर असंगठित क्षेत्र में लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल रातों रात उनका कमाई ख़त्म हो गई, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी आर्थिक तकलीफ़ भी हुई। इस वजह से मेरे ख्याल से बजट में कुछ ना कुछ इस वर्ग के लिए रहना चाहिए, क्योंकि ये एक पेंडेमिक ईयर था मैम, हमने इतनी बड़ी महामारी देखी और कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में हम बहुत लैक करते हैं। तो क्या ऐसा उम्मीद करा जाना चाहिए कि इस बजट में सरकार एक बड़ा एलोकेशन जो है हेल्थ सेक्टर के लिए करेगी? जी। मेरे ख्याल से जो स्वास्थ्य का सेक्टर है उसको बहुत सालों से निगलेक्ट किया गया है। आज़ादी से लेके अभी तक जो उसको एलोकेशन होना चाहिए था वो कभी भी नहीं हो पाया है। हमेशा कहा गया कि हम 3% जीडीपी का स्वास्थ्य के लिए रखेंगे सरकार की तरफ से, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। अभी मौजूदा में उसका है 1% ऑफ जीडीपी। लेकिन जो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें जो अभी आया है, उसमें उन्होंने काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस दिशा में जाएगा। पैसा बढ़ाने की बात तो है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये इंश्योरेंस की तरफ पूरा ढांचे को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे देशों में जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ पर सीधा सरकार की तरफ से एम्स जैसे हॉस्पिटल की सुविधा होती है, तो वहाँ से हट के ये इसे इंश्योरेंस की तरफ, जैसे आयुष्मान भारत में भी इंश्योरेंस की पॉलिसी का है, उससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उस दिशा में ले जाने की बात है। वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। उसमें ये भी है कि जो निजी कंपनी है उसको बहुत बिजनेस भी मिलेगा, उसमें कोई हानि नहीं होती अगर वो कंपनियां लोगों को ईमानदारी से उनका रीएम्बर्समेंट करें। लेकिन अभी तक हमारा, आपके दर्शकों का भी अनुभव होगा कि जब इंश्योरेंस क्लेम करना होता है तो किस तरह से खींचातानी होती है। तो उस मॉडल में बहुत सारी कमियां हैं, जिस मॉडल की तरफ सरकार इसको मोड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि उसमें हम पैसा बढ़ाएंगे। तो क्योंकि आपने अभी इंश्योरेंस की बात करी, तो ऐसे में क्या उम्मीद करी जानी चाहिए कि 80C और 80D के तहत जो इनकम टैक्स में हमें डिडक्शन मिलता है उसमें जो इंश्योरेंस के लिए मिलने वाला है वो अभी 25,000 तक की छूट है? तो क्या आपको लगता है कि उसमें भी बढ़ाएगी सरकार? देखिए, मेरा जो काम है वो उस वर्ग के साथ है जो बिल्कुल हमें दिखता नहीं है। जो वर्ग कुछ हफ्तों तक लॉकडाउन के समय भारत के लोगों को, टीवी देखने वाले लोगों को ख्याल आया कि ऐसे भी लोग हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो एग्जेम्पशंस हैं इनकम टैक्स में, वो उनको जहाँ तक हो सके रद्द करना चाहिए। कुछ की तो गुंजाइश है, और सरकार को अपनी तरफ से और भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिशें करनी चाहिए। उसका बहुत सारा स्कोप है। एक दो नमूने के रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले साल अगर आप बड़ी कंपनी के सीईओ की जो रेम्यूनरेशन है, उनको जो तनख्वाह और ये सब मिलती है वो देखें, और उसी कंपनी के औसतन एम्प्लॉई की तनख्वाह देखें तो उसमें 200 गुना का फ़र्क है। हाँ, जो सबसे टॉप पेड आदमी है, आमतौर पर आदमी ही है, और उसका जो औसतन है निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उसमें ऑन एवरेज
गुना उनको ज़्यादा मिलता ज़्यादा है। मिलता है। और ये जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो तो बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। एक कंपनी है हीरो मोटर्स, जहाँ पे 750 गुना उनकी ज़्यादा अच्छा। है। तो मेरे हिसाब से जो अमीर वर्ग है उसको, वर्ग भी नहीं मैं कहूँगी, जो टॉप 100 लोग हैं इंडिया में, उनके ऊपर एक वेल्थ टैक्स लागू होना चाहिए। ओके। वन टाइम वेल्थ टैक्स, सिर्फ कोरोना से निपटने के लिए। उनकी जो वेल्थ है उसका मतलब आप अगर बहुत 1% हिस्सा भी माइन्यूट उनसे सा हिस्सा लें भी लें। हाँ। तो मतलब वो 950 लोग हैं ऐसे जिनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है, 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा है। उनका 1% लेंगे तो सरकार 1% जीडीपी का कमा सकती है। दूसरा उदाहरण ये है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम लगता है, बहुत कम शहरों में लगता है, उसको लागू करने में बहुत कमियां रह जाती हैं और उसकी दरें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो तीनों जगह पर प्रॉपर्टी टैक्स को भी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जो भरते हैं उनको भी बढ़ाएं, उनसे वसूली भी करें और फिर रेट बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम ही रेट में बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सरकार का ये जो बहाना हमेशा रहता है ना कि हमारे पास रेवेन्यू घट गई, वो घटी इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी कोशिशें ही बहुत कम की हैं। कोशिश नहीं की मैं ये नहीं कहूँगी, पर कोशिशें कम की हैं। प्रोफेशनल टैक्स भी बहुत कम इस्तेमाल होता है इंडिया में अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें। तो इन सब चीज़ों से बढ़ाने की गुंजाइश है। एक कोविड सेस की बात हो रही थी, उसको लेकर आपको क्या लगता है, वो लगना चाहिए या उसको बोल रहे जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेसमैन्स पर ऐसा? हाँ, तो मैं बिल्कुल समर्थन करूँगी क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में सरकार का एक बहुत बड़ा रोल क्या है कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। जिसके पास बहुत ज़्यादा है उससे थोड़ा बहुत टैक्स के रूप में आप लेकर बाकियों को ऐसी सुविधाएं दें ताकि आगे वो जाके अपना जीवन यापन कर सके। उसमें सुविधा क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़। हाँ। तो सेस अगर वेल्थ टैक्स के रूप में अगर जैसे हो, जो बहुत अमीर लोग हैं, 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी संपत्ति है, तो उन पे क्यों नहीं, उनको गर्व से देना चाहिए। सब इतना नेशनलिस्टिक बनते हैं और भारतीय होने का गर्व है, तो इस आपदा में उनको अपना योगदान भी देना चाहिए। मैम, सैलरीड क्लास को इस साल बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लोगों की नौकरियां भी गई और कुछ लोगों के पे कट्स भी हुए। तो ऐसे में इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी या टैक्स स्लैब को कुछ चेंज किया जाएगा? क्या लगता है आपको? मुझे अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें सरकारों का रुख सिर्फ इस सरकार का रुख नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो सैलरीड क्लास है, हालांकि वो बहुत दुखी होते हैं सरकार से, उनको लगता है वो ही पिस रहे हैं, लेकिन ये भी है कि जो सैलरीड वर्ग है उसी को सबसे ज़्यादा सरकारी सुविधाओं का भी फ़ायदा होता है। चाहे वो सड़कें हों क्योंकि वो ही गाड़ियाँ चला रहे हैं, चाहे वो घरों में सोएज फैसिलिटी हो, हाँ, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया फिगर देखें तो 20% लोग हैं जिनके घरों में टॉयलेट सोएज लाइन से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वही जो 20% लोग हैं वो अपने आप को मध्यम वर्ग समझते हैं। और ये भी बात भी सही है कि इनकम टैक्स भरने में वही वर्ग है, लेकिन टैक्स तो पूरी देश भर रही है क्योंकि दूसरे टैक्स भी हैं, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस समय में अब सरकार क्या करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उनको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इस साल कम से कम कुछ नया करें ताकि रेवेन्यूज़ उनके राजस्व बढ़े। मैम, जैसे इकोनॉमी हमने देखा -23, जीडीपी -23, -24 तक भी गई, लेकिन रिकवर भी किया। अभी IMF भी कह रहा है कि अगले 1 साल में हम डबल डिजिट्स में जाएंगे। इनफैक्ट चाइना और बाकी देशों को भी पीछे छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने रिकवर भी किया। आपको क्या लगता है इसमें कौन से सेक्टर्स या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने हमें हेल्प किया कि हमारी हालत वैसी नहीं हुई, हम थोड़ा बच गए? नहीं, मेरे ख्याल से एक वर्ग
तो बच गया है। हाँ, जिसकी तनख्वाह है, जिसकी नौकरी नहीं जा सकती, जैसे मेरी सरकारी नौकरी है, मैं चाहे काम करूँ ना करूँ, मुझे निकालना बहुत मुश्किल है, तो उस तरह के वर्क के लिए तो ठीक है। लेकिन आप उन मजदूरों को याद कीजिए जो उन महीनों में ऐसे छटपटा रहे थे, इतना बुरा हाल हुआ, ना खाने का ना बंदोबस्त, ना पानी, ना रहने का, ना आने जाने का, भाई घर भी नहीं पहुंच सके। तो उस वर्ग के लिए तो अभी तक बहुत स्ट्रगल चल, बहुत संघर्ष से वो अपना पेट भर रहे हैं। तो अब आप जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात है, अब देखिए अगर आपने सब कुछ बंद कर दिया तो ऑब्वियसली जीडीपी गिरेगी, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। अब उस गिरे हुए स्तर से आप अगर ग्रोथ रेट काउंट करेंगे तो अच्छा करना बहुत मुश्किल नहीं है। जो दूसरे देश हैं उनका भी घटा, लेकिन हमारी तरह नहीं घटा, तो उनकी जो बढ़ोतरी होगी वो छोटी दिखेगी, हमारी जो बढ़ोतरी होगी वो बड़ी दिखेगी। एक बात तो ये है, तो ये थोड़ा नंबर्स का, आंकड़ों का खेल है, उसमें बहुत नहीं पड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि लोगों की स्थिति, हम ग्रोथ क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं ताकि लोगों तक खाना पीना सब सुविधाएं पहुँचे। अब ये ग्रोथ रेट जो है वो ये बहुत दिक्कत वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ टोटल ग्रोथ रेट देखें तो उससे हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा, राइट? क्योंकि अगर वो सारी की सारी ग्रोथ आप समझिए फाइनेंशियल सर्विसेज में है, तो आम आदमी या आम औरत के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो तो बाज़ार में, स्टॉक बाज़ार में पैसा डालते ही नहीं, तो उन्हें तो उस ग्रोथ से तो हो क्या रहा है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुई है पिछले दशक की मैं बात कर रही हूँ, वो ऐसा सेक्टर है जिससे आम लोगों का जो मेरी परिभाषा आम की शायद दर्शकों की परिभाषा से अलग है, उससे उनका बहुत कम लेना देना है। उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट भी है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, उसका इन तक भी कोई इतना फर्क नहीं, नौकरियां अगर नहीं होंगी तो उनका कोई मतलब नहीं उससे। तो मेरे ख्याल से हमें ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ नहीं, हमें देखना चाहिए पर कैपिटा टर्म्स में, सबसे पहली बात, और दूसरा कि ये किस क्षेत्रों में ग्रोथ अच्छी हो रही है और किस में खराब है, ताकि हमें ये भी समझ आए कि किसको फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी तो बड़ी ही है, मतलब आप आंकड़ों में हम खुरेद के उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के अच्छा दिखा भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे सामने है, और इतना ज़्यादा हमारे सामने है कि हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि हाँ, वो बड़ी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और सामने ही उनको कोई भीख मांग रहा है सड़क पे, तो ये असमानता कैसे हम टॉलरेट कर लेते हैं? सरकार बार बार आपदा में अवसर की बात कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि मतलब एमएसएमईज या जो छोटे उद्योग हैं जो इस दौरान बंद भी हुए, उनको वापस खड़ा करने के लिए या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रोज़गार देने के लिए, उस तरफ इस बजट में कुछ सरकार का ध्यान होगा? एक बात कहने लायक है कि जब ये सब शुरू हुआ मार्च में पिछले साल, तब हमें भी अवसर लगा, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो तब बहुत नुकसान हुआ उन देशों में, है ना, बहुत लोग मर भी गए, बिल्डिंगें बॉम्ब पड़े तो ख़राब हुई ये सब, और उस समय उन देशों में लोगों ने अवसर देखा और उन्होंने एक ऐसे समाज की सृजना करने की कोशिश की जिसमें लोगों को सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ वो जी सके। उस समय लेबर प्रोटेक्शन आई, हेल्थ सिस्टम्स बनाए गए और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी बनाए गए। जैसे किसी की नौकरी अगर छूट जाती है तो उसको सरकार की तरफ से वजीफ़ा नहीं, मतलब डोल मिलता है, भत्ता। वो सारी चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नतीजा थी एक तरह से, लेकिन वहाँ पर अवसर अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ। यहाँ हमें भी लगा, क्योंकि एकदम से जो सक्षम भारत था उसने देखा कि भाई ये हमारे देश के लोग ऐसे कैसे जी रहे हैं, और हमें लगा कि हाँ, अब उनको समझ आएगी कि हमें और कुछ करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इनोवेशन की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। इस पर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि शायद ना हो, जब तक आम लोगों के जीवन में, उनके जीने के स्तर में बढ़ोतरी ना हो। तो मेरे ख्याल से हमारा फोकस उस लोगों पे रहना चाहिए, भारत के लोगों पर, कि कोई सड़क पे ना ठंड में सोए, ना कोई भूखा सोए,
तो सब पढ़े लिखे हों। जो आखिरी सेंसस हुआ था उसमें 70% ही हमारी लिटरेसी रेट थी, साक्षरता की दर। तो ये सब चीज़ें जब तक ठीक ना हो तब तक क्या फ़ायदा अगर हम तीसरे ओहदे पे पहुंच भी जाए। पूरे Basic सही देश लग के अगर 5% लोग एकदम बाहर वालों का लाइफस्टाइल जी ले और जो बाकी बाकी 90% है या 80% है वो वहीं के वहीं रह जाए, तो उसमें इतना खुश होने की शायद बात नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और टीवी 9 से आप जुड़े रहिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए। बजट के से जुड़े जितने भी खबरें हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।